नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की इस सीरीज में आज हम ऐसे दो बाहुबलियों की बात करेंगे जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह भाई हो तो ऐसा। इन बाहुबलियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से अपनी सल्तनत को मिटा दिया। ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे इन दोनों बाहुबलियों का एक साथ। आपने नाम तो सुना होगा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का। आज इन्हीं दोनों बाहुबलियों पर हम बात करेंगे। तो देर न करते हुए आज की जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज एक अनोखी कहानी के साथ इसको हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद इलाहाबाद के चकिया गांव के रहने वाले थे, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद में कि अपराध की दुनिया और आईएएस की फैक्ट्री दोनों इलाहाबाद में ही चलती थी। वहीं बात करें अगर मुख्तार अंसारी की, तो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनका जन्म हुआ था और वहाँ भी कहा जाता है कि गाजीपुर अपराधियों का गढ़, अफीम का गढ़ और आईएसओ का भी गढ़ कहा जाता है। अगर दोनों बाहुबलियों के पारिवारिक स्थिति के बारे में जानी, तो इलाहाबाद के अतीक अहमद की पारिवारिक स्थिति ये थी कि उनके पिताजी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तागा चलाकर किसी प्रकार से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी का पारिवारिक स्थिति इतना मजबूत था कि आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए। उनके बाबा यानी दादाजी आज़ादी के समय ही उस समय के मशहूर सर्जन हुआ करते थे और महात्मा गांधी के साथ रहकर तमाम आंदोलनों में हिस्सा भी लिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वहीं उनके चाचा मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मुख्तार अंसारी के पिता का भी कुछ कम वर्चस्व नहीं रहा अपने इलाके में। एक समय ऐसा था कि मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर फरियादियों की एक लंबी कतारें लगी रहती थीं। इस तरीके का बैकग्राउंड मुख्तार अंसारी का था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतीक अहमद के परिवार में और मुख्तार अंसारी के परिवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती और समय का चक्र घूमता है। और धीरे धीरे अतीक अहमद बड़े होते जाते हैं और जब 10वीं की क्लास में मात्र 17 साल की उम्र होती है तो अतीक अहमद पहला हत्या करते हैं। वहीं मुख्तार अंसारी भी अपने पढ़ाई के दौरान ही आपराधिक मामलों में उतर जाते हैं और एक कोर्ट परिसर में ही साहब सिंह की पहला हत्या करते हैं। हत्या का निशाना ऐसा मुख्तार अंसारी का, ये मात्र एक गोली में ही साहब सिंह की हत्या कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि गोली कहाँ से चली और कैसे लगी। और अगर हम दुश्मनी की बात करें, इलाहाबाद के सबसे फेमस आपराधिक मामलों के राजा कहे जाने वाले चांद बाबा और अतीक अहमद की, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। टक्कर के बारे में सोचना ही नहीं था। अगर अतीक अहमद ज़मीन थे तो चांद बाबा आसमान थे। लेकिन वो कहते हैं कि धीरे धीरे समय और परिस्थिति ऐसी बदली कि 1987 आते आते चांद बाबा को अतीक अहमद ने निस्तेनाबूद कर दिया और तागे वाले के लड़के के नाम से इतना फेमस हुआ। हर तरीके का जुर्म में सबसे आगे अतीक अहमद का वहदा बढ़ते चला गया, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे जुर्म का कोई भी हिस्सा हो जिसमें अतीक अहमद का बोलबाला रहा है। और वहीं बात करें मुख्तार अंसारी की, तो उनकी भी दुश्मनी कुछ कम नहीं थी। ब्रजेश सिंह के साथ उनकी पुरानी रंजिश रही है, क्योंकि ब्रजेश सिंह साहब सिंह के गोल के हैं और मुख्तार अंसारी मुकुंद सिंह की गोल की तरफ से थे, जबकि साहब सिंह की तरफ से ब्रजेश सिंह थे। दोनों में दुश्मनी ऐसी कि जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के ऊपर ऐसा हमला कराया
कि बाल बाल मुख्तार अंसारी की जान बची और उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरीके की दुश्मनी मुख्तार अंसारी की भी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अतीक अहमद की भी फूलपुर से सांसद होने के दौरान अतीक अहमद अपने भाई को विधायक बनाना चाहते थे और वहीं पर बसपा से टिकट पाकर राजू पाल विधायक बन जाते हैं, जिससे अतीक अहमद को इतना गुस्सा आता है कि उनके भाई के हार जाने के कारण राजू पाल को 30 गोलियों से भून देता है, जिसकी जांच सीबीआई से कराकर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती इसकी जांच शुरू करा देती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि वहीं से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वहीं बात करें मुख्तार अंसारी की तो ठीक इसी प्रकार ये भी मऊ दंगों के बाद से जेल में बंद होते हैं। भी ठीक इसी प्रकार मुख्तार अंसारी का भी विधायकी चुनाव हार जाने के कारण इन्होंने भी कृष्णानंद राय की, जो उस समय बीजेपी से टिकट पाकर विधायक बने रहते हैं, 400 गोलियों से हत्या कराने की साजिश का आरोप लगा और इनका भी आपराधिक स्थिति में मामला बिगड़ता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों राजनीतिक यानी विधायक बनने के चक्कर में दोनों ने अपने परिवार या भाई के कारण अपने आपराधिक करियर को किस प्रकार से दोनों ने अपने सिर्फ भाइयों और परिवार के लिए दांव पर लगा दिया और यहीं से इन लोगों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अगर मुकदमों की बात करें तो अतीक अहमद के मुकदमे 101 यानी मुकदमों के मामले में अतीक अहमद एक सेंचुरी लगा देते हैं। वहीं अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी मुकदमों में 65 यानी हाफ सेंचुरी मुख्तार अंसारी की भी हो जाती है। दोनों का इस प्रकार से आपराधिक मामलों में कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहता है। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि दिन बदलते देर नहीं लगती है। धीरे धीरे प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है और भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कमान अपने हाथ में लेते हैं, सबसे पहला जीरो टॉलरेंस नीति पर अपराध को प्रदेश मुक्त बनाना उनका पहला काम होता है, जिससे वो अपराधियों के खिलाफ ऐसा तगड़ा एक्शन लेते हैं कि जिससे अपराधियों की दिन के चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। और उसके बाद अतीक अहमद को राजू पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा होती है। अगर हम बात करें अतीक अहमद के बेटे की तो अतीक अहमद का बेटा असद अहमद की मृत्यु का कारण सिर्फ ये बन जाता है कि वो उमेश पाल हत्याकांड, जिसमें आपने देखा भी होगा वीडियो फुटेज में, चौराहे पर किस तरीके से गोलियां चलती हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री का तगड़ा एक्शन होता है और वहीं से अतीक अहमद की बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी सारी संपत्ति को जब्त करके सरकार अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। और अतीक अहमद के बेटे का इसी मामले को लेकर इनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी के बेटे की बात करें तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड मुख्तार अंसारी के बेटे के ऊपर अभी तक नहीं मिला है। तो इस पर योगी सरकार जब एक्शन में आती है तो दोनों बाहुबलियों का बैकग्राउंड खंगाला जाता है और पुराने मामले को सामने लाया जाता है। फिर धीरे धीरे करके साबरमती के जेल से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है और उधर मुख्तार अंसारी को भी पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाता है और एक एक कर सारे मामलों का खुलासा चलता रहता है और कोर्ट में पेशी भी चलती रहती है। इसी दौरान एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब अतीक अहमद को पुलिस कौशाम्बी एक जांच में ले जाती है और वहां से मेडिकल चेकअप के लिए इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज लाती है। जैसे ही अतीक अहमद अंदर घुसने वाले रहते हैं तभी 3 लोगों ने आकर
उन पर अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई पर तड़ातड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से अतीक अहमद की एक आपराधिक साम्राज्य का अंत हो जाता है। और वहीं बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी का भी कुछ इसी प्रकार से अंत होता है। मुख्तार अंसारी बार बार कोर्ट को ये शिकायत करते हैं कि मेरे खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है, जिस पर कोर्ट आदेश भी देता है कि इसकी जांच की पुष्टि किया जाए। और मौत से कुछ दिन पहले उनकी तबीयत एक बार बिगड़ती है और मेडिकल कॉलेज उनको भी भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद भर्ती कराए जाने के बाद फिर जब डॉक्टरों का पैनल बताता है कि वो ठीक है, तो वो वापस फिर जेल में चले जाती हैं। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत जेल में बिगड़ती है और उनको बेहोशी की शिकायत होने लगती है। उनको भी ठीक अतीक अहमद की तरह मेडिकल कॉलेज लाया जाता है और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी के भी हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों बाहुबली राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक बड़े अपराध में कूद जाते हैं और इन दोनों लोगों का यहीं से अंत शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से 1 साल पहले जन्म लेते हैं और मुख्तार अंसारी से 1 साल पहले ही अतीक अहमद की मृत्यु भी हो जाती है। और मुख्तार अंसारी 1 साल बाद जन्म लेते हैं और अतीक अहमद की मृत्यु के 1 साल बाद इनकी मृत्यु भी होती है। तो किस प्रकार से ये दोनों बाहुबलियों का खौफनाक अंत हुआ, इस कहानी को मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जुर्म के वर्चस्व की इस सीरीज में आज की इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।